नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं रामकुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत प्रेमी अनुरागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम जो कुछ भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बार बार आप कहते हैं कि हमें इसके नोट्स वगैरह चाहिए, ऑनलाइन व्याख्या चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। तो अब हम सबको जो भी सामग्री हम पढ़ रहे हैं उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्याख्यात्मक वीडियो, साथ ही पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स और ई बुक, प्रिंटेड नोट्स, ये सारी सामग्री यदि आप चाहते हैं तो आप संस्कृत सरस्वती ऐप मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और पढ़ें। विस्तार पूर्वक से जो सामग्री आप यहां पढ़ रहे हैं उसकी सारी की सारी प्रिंटेड, ई बुक, ई नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आज का वीडियो हम देखते हैं। वीडियो के अंत में आप मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं उससे मुझे और ऊर्जा मिलेगी और बेहतर हम आगे सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचारि सारि परिमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां आगम विशेष संधि। आगम का मतलब मैंने आपको बताया था, दो वर्णों के मध्य किसी विशेष वर्ण का या अन्य किसी वर्ण का आ जाना। कौन सी संधि आती है भाई? वो आगम संधि। यानी एक वर्ण आपका आगे होगा, एक वर्ण आपका पीछे होगा और इन दो वर्णों के बीच में कोई नया वर्ण आकर बैठ जाता है। हालांकि इस स्तर पर हमारे पाठ्यक्रम के सिलेबस में संभावना नहीं रहती है, लेकिन फिर भी मैंने आपसे उस दिन भी कहा था जब संधि प्रारंभ की थी कि भैया एक ऐसे शब्दों का समूह, विच्छेद, परिच्छेद आदि जो कहीं ना कहीं आपको सामान्य शब्दों में, गद्यांश पद्यांश में भी मिल सकता है। आइए, आगम संधि में हम पढ़ रहे थे कि दो वर्णों के मध्य किसी नए वर्ण का आ जाना क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। अब उस आगम में हमारे पास में जो विशेष आगम पढ़ने के लिए दिया है उस आगम का नाम है तुक आगम। यानी हम जिसका अभ्यास करेंगे ना वो आगम क्या है? तुक आगम। मैं थोड़ी चर्चा इसकी यहीं कर देता हूँ। दोस्तों याद रखिएगा, तुक आगम में हकीकत में बसता है आगे ता, ऊ चला जाता है, क चला जाता है। और ये भी गारंटी कि वो तय अंततः जाकर के स्तुत्व संधि के प्रसंग में च वर्ग यानी च में बदल जाता है, ये भी निश्चित है। तो यानी कि याद रखिएगा कि जब जब भी हम तुक आगम करेंगे वो तय बचेगा, तय आगे जाकर के स्तुत्व संधि साथ के साथ चलेगी, क्योंकि कंडीशंस ही कुछ ऐसी बन जाएंगी। हमेशा आपको आगे जो है च मिलेगा, छ मिलेगा, इसलिए वो बेचारा तय ऑटोमेटिक ही च में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप पढ़ रहे थे ना, तो आपने क्या किया था? आगे वाले को च, पीछे वाले को छ, तो च का जोड़ा बन रहा था ना, यहाँ पर भी बनेगा, लेकिन ये त वर्ग के स्थान पर आया हुआ नहीं बल्कि आगम रूप में आया हुआ च है। और ये आपने श का नहीं बनाया, अब यहाँ जो बना रहे हो ये ऑटोमेटिक ही छ का बना हुआ रूप हो गए, श की जगह नहीं बनाएंगे आप। आओ साहब पढ़ते हैं। बहुत सीधे सीधे प्यारे प्यारे नियम नंबर 1। सबसे पहला एक सूत्र आता है, वो जो नियम करता है, यानी हम जो संधि पढ़ रहे हैं ना वो हमारी तुक आगम संधि। तुक प्लस आगम को भी आप जोड़ दोगे ना तो इसमें जस्त संधि हो जाएगी। तो हम जो संधि का अभ्यास कर रहे हैं सीखने के उद्देश्य से, क्या पता कोई प्रश्न हमारी परीक्षा में आ जाए तो हम उसको गलत नहीं करें, सही करें ना, इसलिए हम इसको सीख रहे हैं। तो संधि का नाम है तुक आगम संधि। सबसे जो पहला सूत्र है हमारा वो है छेचा। क्या नाम है ये सूत्र का? छेचा। बहुत प्यारे प्यारे 3 सूत्र याद रहे। छेचा आपसे क्या कहता है? छेचे का नियम है, अर्थ है, कहता है कि कोई भी मान लीजिए ह्रस्व स्वर आगे हो। ये लो साहब, मान लीजिए कोई भी आपका ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर तो मैंने आपको पढ़ा है, अ, ई, उ, रील, री, 5 ही ह्रस्व स्वर होते हैं आपके। वो 5 ह्रस्व स्वर यदि आगे हो और प्लस के बाद में कौन सा वर्ण पता है आपको? छ वर्ण। ये बनाया हुआ नहीं है, बना बनाया मिलेगा आपको। पहले तो आप तालव्य शकार के स्थान पर छाया की जगह छाया, शिव की जगह छिव। अब ये कोई शब्द ही ऐसा मिलेगा जिसमें आपको छ वर्ण मिलेगा। तो कहते हैं कि उस ह्रस्व स्वर को तुक का आगम हो जाता है। अब ह्रस्व स्वर को जो तुक आगम होता है, कुछ नियम होते हैं, कित आदि जो अंत में आकर बैठ जाता है। तो ये लो साहब, आपने कहा कि ह्रस्व स्वर को आप कौन सा आगम कर लीजिए? तुक का आगम कर लीजिए। तो ये मैंने बीच में बिठा दिया तुक। और इसके बाद में कौन सा वर्ण मिलना चाहिए था आपको?
वो आपका है 6 वर्ण। तो नियम कहता है कि ह्रस्व स्वर के बाद में 6 वर्ण हो तो बीच में तुक का आगम आकर बैठ जाता है। मैं आपको बता रहा था कि तुक में बसता क्या है, तो आगे है देखो इधर स्वर रहेगा ह्रस्व स्वर सेम टू सेम, तुक में बचेगा त। इधर बताओ वर्ण है 6। अब इसको देख करके कुछ याद है क्या आपको? क्या तवर का योग चवर के साथ हो गया ना, ऑटोमेटिक ही बेचारा जो ये त है आगे जा करके बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? च में। और आगे क्या बना? मिला ऑटोमेटिक ही, क्या मिला आपको? 6 हो गया ना काम। तो तुक आगम संधि में एक और संधि का कार्य साथ चलेगा कि तुक आगम होने के बाद में जो आप संधि का कार्य करोगे ना, उस संधि का नाम है स्तुत्व संधि का कार्य। यानी जो संधि कार्य साथ के साथ चलेगा आपका, वो स्तुत्व संधि का कार्य भी चलता है। यानी जैसे ही आपने तुक का तय किया, वो 6 के साथ होने के कारण ऑटोमेटिक स्तुत्व बदल गया। तो मैं सीधी बात कहूँगी, जो आपको बीच में च टपक जाएगा, नहीं देखो ह्रस्व स्वर रहेगा, बीच में च टपक जाएगा, ये 6 रहा, तो ह्रस्व स्वर 6 के बीच में तुक का मतलब च जुड़ जाएगा भाई साहब। अब देखो कैसे जुड़ता है, एक उदाहरण से हम सीख लेते हैं विस्तार से। जैसे ग्रंथकार ने लिखा है कि हम चाहते हैं भगवान शिव की छाया। क्या चाहते हैं? भगवान शिव की छाया। देखो देखिए, शिव में सबसे पहले आप देख रहे होंगे कौन सा स्वर दिख रहा है भाई आपको? ये लो साहब, शिव के बाद में हमने देखा ये अ है, उसके बाद में आपका व्यंजन वर्ण है 6, दिख रहा है क्या सभी को? 6 स्वर है, आगे अ, पीछे है छाया। अब यहाँ करेंगे हम किसका आगम? तुक का आगम। करो देखे, शिव, ये हुआ तुक का आगम, और तुक आगम में बताओ बचेगा क्या? त, आगे क्या है? छाया। अब आया कुछ याद? ये देखो तावर्ण के अक्षर के बाद में आपने क्या किया? 6, क्या देख रहे हैं हम? 6 वर्ण। तो त के स्थान पर स्तुत्व संधि में कौन सा कार्य हो जाता है? च हो जाएगा ना। तो शिव, त की जगह आपने किया च, आगे क्या है? छाया, और शब्द आपका क्या बन गया? शिव छाया। अब इसमें 2 बात सुनो आप। मान लो भाई देव, ये आपका परीक्षा में उदाहरण आ गया कि बताइए शिव छाया में संधि का नाम क्या है? तो पहली बात तो आपने कौन सा आगम किया यहाँ पर? तुक आगम। तो तुक आगम संधि बताएंगे। लेकिन कई बार भाई साहब याद रखिएगा, तुक आगम कहीं दिखता ही नहीं है दूर दूर तक, तो फिर आप याद रखना आपकी संधि का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्तुत्व संधि हो जाएगा। क्योंकि आगम के बाद में आपने दूसरा काम कौन सा किया है? स्तुत्व का ही तो काम किया है ना। ये कई बार हो जाता है, छोटे स्तर पर प्रश्न आ जाता है, वो ये मान के दे देता है कि चलो जी सीधा सीधा उदाहरण दे देता हूँ, बच्चा पकड़ लेगा। अब उनको क्या पता, बच्चा यहीं खो जाता है, इसमें आता ही नहीं है। तो तुक आगम ऑप्शन में ना हो ना, तो आपकी संधि वास्तव में आपने कौन सा दूसरा कार्य किया? व्यंजन संधि का, स्तुत्व संधि का कार्य किया। तो क्या समझे आप? इस शिव छाया में क्या फर्क है कि रस स्वर होने के कारण आगे 6 वर्ण है, इसलिए बीच में तुक का आगम हो गया। तुक मतलब बीच में तय का च जुड़ गया। तो जहां जहां रस स्वर के बाद 6 वर्ण दिख जाए, बीच में क्या कर देना? च जोड़ते चलना। तुक होगा, लेकिन हम प्रक्रिया से समझ ली। जैसे शिव की छाया नहीं मिले, किसी वृक्ष की छाया में बैठ जाओ भाई। ये लो, गर्मी का मौसम है, पेड़ की छाया भी बहुत अच्छी लगती है। रस स्वर के बाद में 6 मिला, तुक आगम आएगा, तुक के स्थान पर क्या हो जाए? बचेगा त, उसको हो जाएगा स्तुत्व संधि में च। क्या बन गया? वृक्ष छाया। चलो, वृक्ष का पर्याय शब्द क्या होता है? तरु। आगे क्या है? छाया। बोलो, रस उ है ना, दिख रहा है कुछ ज़्यादा ही घूम रहा है, बताइए क्या जुड़ जाएगा? च, तुक आगम का ये बन गया छाया। इसी प्रकार से वट की छाया हो तो वट छाया, इसी प्रकार से राम की छाया हो तो राम छाया। आइए कुछ और पढ़ते हैं। दंत प्लस छदह, दंत प्लस छदह है क्या? रस्व अ के बाद 6, लीजिए साहब, बीच में क्या टपक गया? छ, बन गया दंत छद। इसी प्रकार मधु प्लस छदा, मधु प्लस छंदा, बताइए क्या बन जाएगा? मधु छंदा। क्या बन गया? मधु छंदा। और देखिए वी प्लस छेदह, वी प्लस छेदह, देख लो स्वर है, सब में रस्व है, और पीछे 6 वर्ण दिख रहा है। बना बनाया, बना हुआ नहीं है, मतलब बनाया नहीं हमने, बना हुआ है ये सब। मधु छदा ऋषि। वी मिल गया इधर च, आगे छेदह, विच्छेदह। मैं लिखता हूँ परि प्लस छेदह, बनाओ रे भैया, बीच में क्या जुड़ गया? च। क्या बना? परिच्छेदः। कोई लिखना चाहता है अनु प्लस छेदः, अनु प्लस छेदः,
वही वापस संधि रूप करेंगे। तो देखो मैं भी उतावला हो रहा हूँ ज़्यादा ही च जोड़ने के लिए। लो अनु बीच में च का ये हुआ और छेदा, ठीक है। तो जितने भी ऐसे शब्द हों, सामान्य कोई सा भी शब्द हो सकता है, जहां जहां भी आप जोड़ेंगे, जिसकी भी आपको छाया मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, जैसे छत्र प्लस छाया, छत्र प्लस छाया, क्या कहोगे उसको आप? छत्र छाया। अब ये तो बहुत सीधा है, इसमें तो बैठे बैठे कितने उदाहरण देते जाओ, मैं आप बात समझ गए होंगे। अब देखो क्या हुआ, अभी तक तो आपने सूत्र पढ़ा था कि ह्रस्व स्वर के बाद में यदि मान लीजिए आपका छ वर्ण दिखाई दे तो वहां पर हो जाता है तुक का आगम। लेकिन क्या हुआ जी, पाणिनि ने आगे जाकर के कहा कि यार ह्रस्व स्वरों के बाद में छ वर्ण हो तो तुक हो जाता है, लेकिन दीर्घ स्वरों के बाद में भी च दिखाई देता है। तो कहा कि एक सूत्र में और बना देता हूं, दीर्घात, दीर्घ से पर में होने पर भी क्या हो जाता है। कहा इस सूत्र का अर्थ क्या है? तो कहते हैं कि भैया एक बात सुनो, यदि दीर्घ स्वरों के बाद में भी, यानी प्लस से पहले कौन सा स्वर आ जाए? दीर्घ स्वर आ जाए, और उसके बाद में कौन सा वर्ण आ जाए? छ वर्ण आ जाए। बोला तो भी आप किसका आगम कर लो? तुक का आगम कर लो। ऐसा नियम उन्होंने फिर दे दिया। कहा भाई ह्रस्व स्वरों के बाद ही नहीं बल्कि दीर्घ स्वरों के बाद में भी तुक आगम होता है। अब चलो साहब, दीर्घ की अनुमति मिल गई तो हम दीर्घों में भी तुक आगम कर लेंगे। तुक आगम करने पर वही प्रोसेस रहेगा आपका, वही आगे देखेंगे कि आपको क्या दिखाई देगा। तुक में ता बचेगा, वही सेम प्रक्रिया आगे छ रहेगा, वही सेम चतुर्थ संधि में आप तय के स्थान पर छ और पीछे क्या बना हुआ मिलेगा आपको? छ। तो बात तो वैसी की वैसी रहेगी, प्रक्रिया भी वैसी ही रहेगी। जैसे सेनासुरा, सेनासुरा प्लस छाया, सेनासुरा ये शब्द लिखा है। अब मुझे बताइए साहब यहाँ पर क्या मिला प्लस से पहले? तो सुरा में क्या है? आ। ये ह्रस्व नहीं, ये दीर्घ है। पहले वाले सूत्र से काम नहीं चल रहा है, दूसरा बना दिया दीर्घात, और बाद में देखो छ वर्ण मिल गया ना, तो बीच में किसका आगम हो जाएगा? तुक का आगम। करो चलो तुक का आगम। तुक में क्या बचेगा? ता। ये तुक का बचा त। प्लस के बाद में कौन बैठा है? बैठी है छाया। बताइए तय का च का योग होगा तो क्या करोगे? बोला भाई साहब हम उसको कर लेंगे चतुर्थ संधि में च कर लेंगे। तो सेना सुरा तय की जगह चतुर्थ संधि में क्या हुआ? च, और पहले की तरह शब्द क्या बन गया आपका? सेना सुरा छाया। उसी प्रकार से और देखो, जैसे चे प्लस छिद्यते, बताओ ए दीर्घ होता है कि नहीं होता? चार तो वीआईपी लोग हैं, ए ओ आई औ, ये तो हमेशा ही दीर्घ होते हैं। तो चे प्लस छिद्यते, दीर्घ स्वर के बाद में भी छ वर्ण बहे तो वहां पर भी तुक का आगम हो जाता है। लो भाई साहब, तुक का मतलब बीच में च टपक जाएगा और आपका शब्द बन गया छे छिद्यते। हो गया। बात यहीं खत्म होती तो और बात थी। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे पाणिनि जी भी मजे ही ले रहे हैं, पहले कह दिया ह्रस्व स्वर के बाद में छ हो तो भी तुक आगम कर लो, फिर कह रहे हैं कि यार दीर्घ हो तो भी तुक कर लो। बोले ये एक साथ ही कह देते भाई कोई सा भी स्वर हो, भाई ह्रस्व हो कि दीर्घ हो साहब, छ हो तो तुक कर लो। दो दो सूत्र बनाने की कहाँ जरूरत पड़ गई? आप ही तो पढ़ा रहे थे सर की शुरुआत में कि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण का बहुत लघु रूप रखा है, अब आप ही दो दो सूत्र क्यों पढ़ा रहे हो? ऐसा भी माना जाता है कि बहुत शब्द तो बहुत दूर की बात है, सूत्र तो बहुत दूर की बात है, एक एक अक्षर का भी यदि लघु हो जाए ना, एक एक अक्षर भी कम हो जाए ना व्याकरण में, तो उसको ऐसे मनाया जाता है, ऐसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ऐसा डे मनाया जाता है जैसे कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई हो किसी को, है ना। पुत्र के जन्म पर जितनी खुशी होती है उतनी खुशी तो एक व्याकरण को जानने वाले को जब कोई कम हो जाता है ना अक्षर, तो उसको इतनी खुशी होती है। फिर बोला कि पाणिनि ने अपनी खुशी कम कैसे कर ली? पहले तो आपसे कह रहे थे छींचा, फिर आपको दोबारा कह रहे दीर्घा, तो एक बार ही कह देते, और यूँ कह देते ना कि कोई सा भी स्वर हो भैया, उसके बाद में छ वर्ण हो, चाहे रस हो चाहे दीर्घ हो, वहाँ बीच में तब बैठा दो। बोला देखो एक नियम है, एक बात है, एक लो व्यवहार है कि व्याकरण लोग जो व्याकरण बनाने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले हैं, वो एक बार सूत्र करने के बाद दोबारा उस सूत्र को मिटाते नहीं हैं, ध्यान रहे। कर दिया तो कर दिया, सुना है ना आपने? एक बार जो कमिटमेंट मैंने कर दिया तो फिर मैं कि नहीं सुनता। तो एक बार उन्होंने पहले क्या बना दिया? छः, फिर दोबारा क्या बोले? दीर्घात। उनको भी तो दिख रहा होगा मैंने दो दो बना दिए, लेकिन बोला बना दिया तो बना दिया, चलो हटाओ आगे बढ़ो। रात गई बात गई।
अब देखो दो नियम आपने पढ़े कि ह्रस्व स्वर के बाद भी तुक आगम होता है, पढ़े हो ना आपने 6 में, ये देखो यहाँ सब किया आपने। और दीर्घ स्वर के बाद में भी तुक आगम होता है। बोला साहब इसके बाद एक छोटा सा नियम उन्होंने और दे दिया है, नियम नंबर 3। देखो क्या कहता है नंबर 3, कहता है दीर्घा पदांतात वा, सूत्र ध्यान रहे, नियम है ये। अगला एक सूत्र और उन्होंने दे दिया, पदांतात वा, पदांतात वा। पदांत समझ रहे होंगे आप, किसी भी शब्द रूप या धातु रूप के बाद में और पदांतात वा के साथ पता आपको एक सूत्र और जुड़ जाएगा, दीर्घात। इन दोनों सूत्रों को पढ़ करके उन्होंने एक नियम दिया है। क्या नियम दिया उसको मैं अपने शब्दों में थोड़ा सीधा ले लेता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। नियम कहता है कि भाई साहब यदि मान लीजिए वो दीर्घ स्वर पदांत में हो, यानी पद के अंत में हो, किसी भी संस्कृत के शब्द रूप के अंत में हो, और साथ में क्या हो, दीर्घ स्वर भी हो, तो वो ऐसा दीर्घ स्वर जिसके पीछे आप तुकागम कर रहे थे यदि वो पद के अंत में है और उसके बाद में कुछ 6 वर्ण हो और उसके साथ जो आप तुकागम कर रहे हो, तो मुझे उस तुकागम से कोई परेशानी नहीं है, आप करो बोली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब एक छोटी सी बात आप मेरी मानेंगे कि वो तुकागम जो होगा वो विकल्प से होगा, यानी एक बार तो होगा और एक बार नहीं होगा। तो एक बार तो तुक होगा और एक बार नहीं होगा। इसका मतलब कितने कितने रूप रहेंगे, 2 रूप रहेंगे। दोबारा सुनना मेरी बात को, ह्रस्व स्वर के बाद तो होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दीर्घ स्वर के बाद भी होता है। लेकिन दीर्घ स्वर यदि पद के अंत में हो, किसी शब्द के अंत में हो, संस्कृत का ऐसा कोई शब्द जिसके अंत में हो, तो वहां पर ये काम विकल्प से होता है। सीटेट का जो पेपर है पिछला, उसमें आपका यहीं से एक उदाहरण आया था, हालांकि रेट में इनमें तो नहीं पहुंचता कभी, लेकिन उसमें पूछा था। अब बोला साहब कैसे, तो इधर देखिए आप, ये देखिए सीता शब्द है, संस्कृत में सीता बनता है ना शब्द प्रथमा के एक वचन में। सीता की कोई छाया में राम जी रहना चाहे, मान लो कहें कि यार तुम शिव की छाया में रहते हो, कोई पेड़ की छाया में रहते हो, तो राम जी किसकी छाया में रहना चाहेंगे, सीता की छाया में। अब देखो ये पद है, दीर्घ स्वर भी है और साथ में पद के अंत में भी है। पद के अंत में, पद का मतलब शब्द रूप हो संस्कृत का, सीता सीते सीता, प्रथम व्यक्ति में सीता रूप बनता है। तो अब पद के अंत में दीर्घ केवल ह्रस्व के लिए नहीं लागू, केवल दीर्घ स्वर यदि पद के अंत में किसी शब्द रूप के अंत में हो तो वहां एक बार तो तुक होगा। जब भाई साहब तुक होगा तो ये देखो बीच में च दिखाई देगा ना, और जब तुक ही नहीं होगा तो फिर बताओ आपका बिना तुक क्या रहेगा, सीता छाया का सीता छाया रह जाएगा। और देखो कौन किस किस की छाया में रहना चाहता है, गीता की छाया में रहोगे तो गीता छाया बन जाएगा। कुछ लोग जो हैं कहते हैं कि भगवान आजकल जो कोई भी माया है वो किसकी है, लक्ष्मी की है, तो जो लक्ष्मी की छाया में रहना चाहेगा वो क्या कहेगा, लक्ष्मी। करें एक बार, दीर्घ है पद के अंत में, लक्ष्मी शब्द बनता है, तो एक बार करो लो साहब, लक्ष्मी छाया कहते हैं, एक बार तुकागम नहीं करते हैं तो फिर आपका लक्ष्मी छाया। तुक नहीं करोगे तो च काम भी नहीं होगा, च दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कहें कि साहब मैं तो अपनी पत्नी की छाया में रहना चाहता हूँ, जो आजकल का ट्रेंड है ना, भगवान की छाया मिले कि ना मिले, वधु की छाया मिलनी चाहिए, तो वधु प्लस छाया में एक बार आप तुकागम कर लीजिए। एक बार तुकागम करोगे तो तय का चय हो जाएगा, शब्द बन जाएगा वधु छाया। जब नहीं करोगे तो वधु छाया। और देखिए पत्नी की छाया, वधु और पत्नी ही की बात है भाई साहब। पत्नी की छाया में रहना चाहते हो, हाँ रहना चाहते हैं, लो पहले नौकरी तो लगो, पत्नी तो तब आएगी। तो पत्नी छाया तुकागम कर लो रे यार, पत्नी का नाम लेते सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। लो पत्नी छाया, नहीं करोगे तुकागम तो पत्नी छाया। तो पद के अंत में यदि वो स्वर दीर्घ वाला हो, या यूं कहें कि दीर्घ स्वर यदि पद के अंत में हो, तो वहां पर एक बार विकल्प से तुक होता है, एक बार नहीं होता है। जब तुक करोगे तब तो आपका रूप बनेगा इस प्रकार से, और जब तक तुक नहीं करोगे तो फिर आप बेचारा ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है भैया, तो देखो क्या समझे आप, इधर देखो आप, ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो तुकागम होता है। प्लस के बाद क्या होना चाहिए, 6 वर्ण। लेकिन मान लीजिए यदि वो दीर्घ स्वर पद के अंत में हो, पदांत कौन सा स्वर हो, दीर्घ स्वर, तो निश्चित रूप से फिर वो तुक कैसे होगा, विकल्प से होगा, यानी एक बार होगा और एक बार नहीं होगा, बशर्ते पीछे 6 वर्ण होना चाहिए। तो ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर दोनों चलेंगे,
तब तुक आगम हो जाता है। लेकिन जो दीर्घ स्वर में कंडीशन है कि यदि पद के अंत में हो तो फिर एक बार विकल्प से होता है, एक बार होता है, एक बार नहीं होता है। यही सीख रहे थे ना। सबसे पहले हमने एक संधि पढ़ी थी, उसका नाम था, दो पहले योग वाली संधियां पढ़ी जिसमें हमने एक का नाम पढ़ा था भाई साहब इष्टुत्व संधि। तो सबसे पहले एक संधि थी जिसका नाम क्या था, इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि में क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा इष्टुत्व संधि में कि भैया यदि सकार और त वर्ग का योग, सकार और त वर्ग का योग तालव्य शकार और च वर्ग के साथ हो, तालव्य शकार और च वर्ग के साथ हो, तो हम बताइए दंत सकार को भी बना देते हैं तालव्य शकार और त वर्ग को भी बना देते हैं च वर्ग, और इसी संधि का नाम होता है इष्टुत्व संधि। इस संधि में हम क्या बनाते हैं, वास्तव में श और च वर्ग का अक्षर बनाते हैं। श और च वर्ग के टोटल अक्षरों की संख्या 6 हो जाती है, और 6 स्थानियों के स्थान पर क्रमशः श के स्थान पर श, च के स्थान पर, त के स्थान पर च, थ के स्थान पर छ, इसी प्रकार द के स्थान पर ज, ढ के स्थान पर झ, और पंचम के स्थान पर पांचवा न के स्थान पर य हो जाता है। यही सीखे बना। उदाहरणों के लिए जैसे हम सीख रहे तो उदाहरणों में हमारे अलग अलग उदाहरण आ रहे थे, जैसे रामस्प्लश्येते, रामश्येते, रामस्प्लश्येते, रामश्येते, रामस्प्लशोभते, रामशोभते, सत्प्लश्चित, सच्चित, सारंगीन प्लस जय, सारंगीन जय, शत्रुन प्लस जयति, शत्रुन जयति, महान प्लस जय, महान जय, है ना। यज प्लस नः, यज्ञः, राज प्लस नी, राज्ञी। इसी तरह से हम कुछ उदाहरण विशेष पढ़ रहे थे, याद कीजिए। दूसरी जो हमारी संधि थी उसका नाम था, इसी की एक बहन जिसका नाम हमने रखा इष्टुत्व संधि। क्या नाम रखा भैया, इष्टुत्व संधि। क्या कह रही थी आपसे, कह रही थी वही दंत स हो, आगे तवर्ग साथ में कोई अक्षर इसका भी हो, तो दंत सकार के स्थान पर हम बना देते हैं मूर्धन्य शकार, तवर्ग के स्थान पर हम बना देंगे टवर्ग, बशर्ते इनका योग भी मूर्धन्य शकार और टवर्ग के साथ होना चाहिए। वही 6 वर्ण स्थानीय है, 6 वर्ण आदेश हैं, पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, पांचवे को पांचवा और छठे को छठा हो जाता है। कहा यहाँ हमने क्या क्या आदेश किया, तो यहाँ हमने मूर्धन्य शकार और ट वर्ग का कार्य किया, इसलिए संधि का नाम ही देख लीजिए आप, क्या रखा हमने, इष्टुत्व संधि। कहा जैसे राम प्लस षष्ठः, राम षष्ठः, सस प्लस थः, षष्ठः, सस प्लस थी, षष्ठी, अधिश प्लस थाता, अधिष्ठाता, रामस प्लस टीकते, रामस टीकते, तत्टीका, तट्टिका, मतटीका, मट्टिका, उदज्वलः, उज्ज्वलः, उदडीनः, उड्डीनः, कृष्णः, कृष्णः, विष्णु, विष्णुः, चक्रिण्ढौकशे, चक्रिण्ढौकशे, दीवान ठक्कुरः, दीवान ठक्कुरः। याद कीजिए, दो तो हमारी कौन सी संधियाँ थी भैया, योग वाली संधियाँ थी जिनकी चर्चा हमने यहाँ करी है। अब इसके बाद में जो हमारी संधियाँ आई थी वो आई थी आदेश और विकार की संधियाँ। आदेश और विकार की संधि में सबसे पहला वापस हम डालो नंबर 1। उसके बाद में हमने जो संधि पढ़ी उसकी कंडीशंस के हिसाब से उल्टा चलेंगे थोड़ा। मान लीजिए वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर आगे हो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा के बाद आ जाए वर्ग का पहला और दूसरा, फिर आ जाए तीनों श, तो फिर बताइए हम करेंगे आगे वाले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण। और पहला वर्ण करना बताइए कौन से वर्ण है, वास्तव में पहला करना कहलाता है चर। चर मतलब पहला, और संधि का नाम हो जाता है चर्तु संधि। कौन सी संधि, चर्तु संधि। उद प्लस पन्नः, उत्पन्नः, सद प्लस पुत्रः, सत्पुत्रः, उद प्लस कीर्णः, उत्कीर्णः, उद प्लस सवाः, उत्सवाः, युयुद प्लस सवाः, युयुत्सवाः, लिप्सा, लिप्सा, लवशते, लप्शते। आगे देखिए, इसी प्रोग्राम में यदि हम देखें कि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे के स्थान पर पहला, उसके बाद में पहला दूसरा ही आए, तीसरा, चौथा, पांचवा भी हो सकता है, या फिर जो बच गए वो सारे व्यंजन वर्ण हय, वरल भी हो सकते हैं, या फिर सभी स्वर भी हो सकते हैं। तो आगे वाले वर्ण के स्थान पर हम बना रहे थे कौन सा वाला, तीसरा वाला। कौन सा वाला,
तीसरा वाला। कौन सा वाला? तीसरा वाला। बताइए तीसरा वर्ण बनाया तो संधि का नाम हमने दिया है, तीसरे होते हैं जश, जब अगड़ दश। तीसरे अक्षर कौन होते हैं? जस, जब अगड़ दस। तो संधि का नाम क्या हो जाएगा? जस्त संधि। सबसे जो प्रसिद्ध उदाहरण है उसका नाम आपने पढ़ा, वाक प्लस ईशः, वागीशः, वाक प्लस दानम, वागदानम। इसी प्रकार से दिक् प्लस गजः, दिग्गजः, दिक् प्लस अंबरः, दिगंबरः, षट् प्लस ऋतु, षड् ऋतु, षष् प्लस आननः, षडाननः, सम्राट प्लस इच्छति, सम्राट इच्छति, सत् प्लस गतिः, सद्गतिः। पढ़े हो ना? चलो भैया, चित प्लस रूपम, चिद रूपम, अच प्लस अंतः, अजंतः, शुभ प्लस अंतः, शुभंतः। उसके बाद में संधि आई नंबर आपकी 3। तीसरे नंबर की संधि में आपने पढ़ा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आगे हो, लेकिन अब की बार हम विशेष वर्ण लिए हैं 5वां। यदि ऐसी कंडीशन मिल जाए तो हम करेंगे एक बार तो 5वां और एक बार करेंगे तीसरा जस्त संधि में। याद कीजिए संधि का नाम जिसमें हमने 5वां बनाया उसका नाम था, रे प्यारों, कौन सा वर्ण बनाया हमने? अनुनासिक वर्ण। कौन सा बनाया हमने? अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण का नंबर होता है 5 और ये संधि इसलिए कहलाती है, कौन सी संधि? अनुनासिक संधि। कौन सी संधि कहलाती है? अनुनासिक संधि। जैसे धिक् प्लस मूर्खम, धिंग मूर्खम, सत् प्लस मतिः, षण्मतिः, एतत् प्लस मुरारी, एतन् मुरारिः, वाक् प्लस निपुणः, वाग् निपुणाः, वाक् प्लस महिमाः, वाङ् महिमाः। कहीं कहीं नित्य काम भी हम करते प्रत्यय भाषायाम नित्यम। चिद प्लस मयम, चिन्मयम, चिद प्लस मात्रम, चिन्मात्रम, मृत प्लस मयम, मृण्मयम, मृत प्लस मात्रम, मृण्मात्रम। इसके बाद हमने ये देखा कि यदि मान लीजिए आगे मिल जाए आपको कौन कौन? मैं और न, तो फिर बताइए पीछे मिलेगा कौन? हल। हल ना हो कभी कभी तो मैं और न अपदांत में क्या मिलेगा? झल। तो फिर बताइए मैं और न दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। लीजिए साहब, कर दिया अनुस्वार। अनुस्वार कार्य किया आपने, अनुस्वार। जब अनुस्वार कार्य किया है यानी आपने क्या बनाया है? अनुस्वार। जब अनुस्वार बनाओगे तो संधि का नाम ही क्या हो जाएगा? अनुस्वार संधि। जैसे उदाहरण के लिए हरिम प्लस वंदे बन जाएगा हरिम वंदे, हरिम प्लस वंदे, हरिम वंदे, रामम प्लस वंदे, रामम वंदे। इसी प्रकार से स्वयं प्लस वर, स्वयं वराह, प्रियम प्लस वद, प्रियम वदाह, सम प्लस सारह, संसारः। यहाँ लिखा था मैं पहले, लाइन थोड़ी सीधी हो जाएगी। हरिम प्लस वंदे और संधि रूप क्या बनेगा आपका? हरिम वंदे। फिर हमने देखा साहब अनुस्वार के बाद में यदि कोई नाक वाला मिल जाए तो हम कर देंगे अनुस्वार का विवाह। अनुस्वार के विवाह से मेरा मतलब है अनुस्वार चली जाएगी और अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले का नंबर 5वां अक्षर आ जाता है। कब होगा? जब या तो कोई हो कौन से वर्ण? स्पर्श वर्ण। कौन से वर्ण? स्पर्श वर्ण। या फिर नाक वाले 3 इनके पास भी विराजमान होते हैं तो ये भी हो सकते हैं, या यूँ कह लो कि स है और रे को छोड़ करके भी हो सकता है। बोला ऐसी स्थिति में जब हम संधि कार्य करेंगे तो हम बनाने वाले हैं किसको? अनुस्वार को। किसके समान? बाद वाले के समान। इसे कहते हैं अनुस्वार परसवर्ण, जिसमें हमने किया अनुस्वार के स्थान पर नंबर 5। जैसे अम प्लस किताः, अंकिताः, अम प्लस चिताः, अंचिताः, कुन प्लस चिताः, कुंठिताः। पढ़े हो ना? इसी प्रकार षट प्लस मुखा, षण्मुखा, वो अम प्लस किताः, अंकिताः। कहीं कहीं विकल्प से भी होता है, तो अम प्लस करोषि तो अंग करोषि। एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। अब देखो परसवर्ण की बात आई तो परसवर्ण का विपरीत संधि कार्य भी हमने किया है। विपरीत संधि कार्य में हमने क्या किया भैया? पूर्व सवर्ण का काम भी हमने किया है। लीजिए छठे नंबर पर ले आता हूँ। कौन सी संधि का नाम? पूर्व सवर्ण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर आगे हो और उसके बाद में कौन सा वर्ण हो? है वर्ण। तो आगे वाले के स्थान पर तो हम पढ़ेंगे जस्तों में कौन सा? तीसरा, और है के स्थान पर हम पढ़ लेंगे चौथा अक्षर। लीजिए 3 4 का जोड़ा मिलेगा। अब बताओ संधि का नाम क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं है का पूर्व सवर्ण हो जाना, यानी पूर्व के समान। पूर्व के समान का मतलब है भैया है के स्थान पर
आगे वाले वर्ण के वर्ग का चौथा अक्षर हो जाता है। जैसे वाक प्लस हरि वाघ हरि, ऋत्विक प्लस होष्यति ऋत्विक घोष्यति, है ना। यादृक प्लस हवि यादृक हवि, मधुलिट प्लस हरति मधुलिट धरति, दुराधुते दुराधुते, संपद हर्षः संपद्धर्षः, उद प्लस हरणम उद्धरणम। ठीक है। षट प्लस हया षड्ढया, अब प्लस हवि अभवि, अब प्लस हवनम अभवनम, है ना। अच प्लस हवि अज्झवि, अच प्लस हव अज्झव, अच प्लस रश्व अज्झ्रश्व। विकल्प से होता है एक बार पुरुष वर्ण का काम हो जाएगा, एक बार जस्तों का काम ही रह जाएगा। अब देखिए इसके बाद में हमने पढ़ा एक लत्तु परसवर्ण का काम, पदांत त वर्ग का अक्षर हो के बाद में ल वर्ण हो। आप बताइए पीछे ल तो फिर आगे भी ल हो। इस संधि का नाम हम पढ़ रहे थे लत्व, क्योंकि हमने बनाया है ल, लेकिन ये परवर्ण के समान बनाया है, यानी बाद वाले को देख करके उसके जैसा बनाया है। आपने किया क्या है यहाँ पर, त वर्ग का ल किया है। आई थी ना मैडम ये कौन सी, पद प्लस लवी पल्लवी, पद प्लस लव पल्लवः, तद प्लस लीनः तल्लीनः, उद प्लस लेखः उल्लेखः, उद प्लस लाशः उल्लासः, उद प्लस लंघनम उल्लंघनम। पांचवें की जगह पांचवा, विद्वान प्लस लिखति विद्वान लिखति, हसन लिखति हसन लिखति, पठन लिखति पठान लिखति। महान लाभ है महान लाभ है। आगे देखो भैया क्या कर रहे थे हम, वही ता वर्ग था आपके पास में। ता वर्ग के बाद में अब की बार आपको मिला तालव्य श, तो अब हम ता वर्ग को कुछ नहीं करेंगे बल्कि तालव्य शकार को क्या कर देंगे छ। जैसे ही छ करेंगे तो इस चतुर्थ संधि में ता वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, चा वर्ग हो जाता है। सच कहें तो इसको च हो जाता है। ऐसी संधि का नाम हम क्या पढ़ रहे थे भाई साहब, इस संधि का नाम हम पढ़ रहे थे छत्व संधि। कौन सी संधि, छत्व संधि। इसमें हम बना रहे थे तालव्य शकार के स्थान पर छ बना रहे थे। जैसे तद प्लस शिवाः तच्छिवाः, तद प्लस शाला तच्छाला, तद प्लस श्लोकेन तच्छलोकेन, है ना। तद प्लस श्लिष्टः तच्छ्लिष्टः, तद प्लस श्रुत्वा तच्छ्रुत्वा, उद प्लस श्वासः उच्छ्वासः, उद प्लस श्वसनम उच्छ्वसनम, उद प्लस श्रेयः उच्छ्रेयः, उद प्लस श्रायः उच्छ्रायः, उद प्लस श्रृंखला उच्छृंखला, उद प्लस श्रृंखलम उच्छृंखलम, सत प्लस शास्त्रम सच्छास्त्रम। ऐसे उदाहरण हम यहाँ पढ़ रहे थे। उसके बाद में हमने पढ़ी है संधि नंबर 9 जो आपकी आगम संधि थी। आगम संधि में याद करो हमने क्या किया, हमने कहा कि भैया ह्रस्व स्वर हो कि दीर्घ स्वर हो, ह्रस्व हो या दीर्घ स्वर हो, दोनों को मिला के कह रहा हूँ मैं, दोनों सूत्रों को होना चाहिए वास्तव में स्वर। तो फिर वहाँ हो जाता है किसका आगम, तुक का, बशर्ते पीछे कौन रहना चाहिए, आपका छ वर्ण होना चाहिए। तुक में बचेगा त, आगे रहेगा छ, त के स्थान पर च, आगे रहेगा छ। बताइए साहब संधि का नाम क्या पढ़े हो आप, तुग आगम। तुक प्लस आगम को जोड़ लो, जस्तो संधि में क्या हो जाता है, तुगागम संधि। तुगागम में हमने तुक का आगम किया। शिव की छाया में रहना चाहते हो तो शिव छाया, तरु की छाया हो तो तरु छाया, पढ़ रहे थे ना। इसी प्रकार से सेनासुरा प्लस छाया सेनासुर छाया। लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम पर इसी में था कि मान लीजिए वो दीर्घ स्वर किसी भी शब्द रूप के अंत में हो, यानी पदांत जो दीर्घ स्वर होगा वहाँ भी तुक का आगम तो आएगा, लेकिन वो तुक का आगम नित्य नहीं होगा बल्कि विकल्प से होगा। ये जो आप तुक का आगम कर रहे हो वो कैसे होगा, विकल्प से एक बार होगा एक बार नहीं होगा। ये भी तुक आगम का मामला है। लेकिन इस मामले में एक और मामला है, जैसे लक्ष्मी प्लस छाया, एक बार तो बनेगा लक्ष्मी छाया और एक बार रह जाएगा लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया। ठीक है, ये आपकी पूरी व्यंजन संधि का पोस्टमार्टम था। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे।
आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा, और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रीट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी उसमें हम बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।